नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी अप्रोच क्या हूं निफ्टी बैंक पे, उस पर करेंगे बातचीत और साथ ही साथ कुछ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, स्पेशली एशियन पेंट्स के नंबर्स जिन्होंने कल काफ़ी, अगर आप देखें बाजार में एक बड़ा कहीं ना कहीं क्रैक जो स्पॉन्सर किया था, उस पर बातचीत करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे। और एक बार जरा इंडिसेस का स्क्रीन पे हाल लेके आइए। इट्स 24130, निफ्टी स्टिल डे की जो सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी उसके आसपास ट्रेड करता हुआ और करीब करीब 51,814। निफ्टी बैंक हालांकि डे लो से रिकवर हुआ है, बट स्टिल अगर आप देखें तो इस वक्त डे लो की जो ट्रैजेक्टरी है उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट इसने नहीं किया है। डे लो वॉज अप्रॉक्सीमेटली 51650 और करीब वहाँ से करीब 160-170 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। आज सुबह बातचीत हमारी क्या हुई थी? देखिए, मोटे तौर पे बात ये हुई थी कि वी आर स्टिल इन अनप्रेडिक्टेबल जोन, जहाँ पे हमें फॉलिंग एवरेजेस का सामना करना है। वहाँ से सप्लाई आ रही है 10, निफ्टी रखिएगा 10, 20, 50 और नीचे हमारे पास अगर बतौर कन्विक्शन है तो दैट्स वीकली एंड मंथली पुट राइटर्स जो कि 24,000 पे प्लेस्ड हैं और कल वीकली पे 24,100 पे पुट राइटिंग थी। तो वी आर ट्रैप्ड इन अ रेंज जिसका लोअर एज है करीब 2 पुट राइटर्स और हायर एज है कॉल राइटर्स और फॉलिंग एवरेजेस। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल निफ्टी बैंक पर सबसे ज़्यादा पुट कहाँ की बिकी हुई थी? 51,500, 51,600 की और 52,000 से लेकर 52,500 के बीच में इतने कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे थे कि पूछिए मत। तो बात क्लियरली सुबह यही हुई थी कि रेंज बाउंड ट्रेड करना है, 24,100 जोन होगा पिक करने के लिए। लेकिन अब यहाँ से काम करते हैं, विषय चेंज करते हैं। एशियन पेंट्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। नंबर्स कल आए, उसका कल आपने रिएक्शन देखा, बहुत नेगेटिव रिएक्शन था। स्टॉक ऑलमोस्ट टू निदिमा से लगभग 300 पे नीचे था। हमारे साथ श्री अमित सिंगले, MD & CEO एशियन पेंट्स के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक जो कंपिटिटिव एनवायरनमेंट था वो है चैलेंजिंग है, वो पूरी स्ट्रीट जानती थी। आपका एक नया कंपिटिटिव मार्केट में आया है, उसकी प्रेजेंस शायद इस बार इस नंबर्स पे इम्पैक्ट डालनी थी। लेकिन वाकई सर ये Q2 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, डिमांड सिनेरियो काफ़ी वीक रहा। एग्जैक्टली कितना क्रिटिकल था ये क्वार्टर आपके लिए और कितना पेनफुल रहा ये क्वार्टर आपके लिए? थोड़ा सा समझाएंगे इसको। तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रहा। ओवरऑल जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स थे, डिमांड थी, थोड़ी म्यूटेड रही। ओवरऑल हमने देखा जुलाई का मंथ फिर भी डेफिनेटली अच्छा था, किंतु अगस्त में अगर जो रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, कुछ फ्लडिंग रहा, उसकी वजह से काफ़ी डिमांड इफेक्ट हुई। सितंबर में भी जो हमें फेस्टिव सीजन के करके एक बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी, वो भी हमने देखने में नहीं मिली। जो प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशन बिजनेस है उसमें भी थोड़ी नमी हमने देखी, इतनी तेजी जो आनी चाहिए थी वो नहीं मिली। सिर्फ एक इंडस्ट्रियल का मार्केट था जिसमें हमने कुछ लगभग 6% का ग्रोथ देखा ओवरऑल आते हुए। तो अगर हम कुल मिला के बोलें तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स थे वो सप्रेस रहे। जो फेस्टिव सीजन का एक तेजी मिलनी चाहिए थी वो भी हमें देखने को नहीं मिली। और मैं समझता हूँ कि जो सीजनल मार्केट्स रहते हैं हमारे, ज़्यादा जो नॉर्थ सेंट्रल ये मार्केट्स हैं जो कि फेस्टिव सीजन होने के करते काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है, उसमें हमें थोड़ा सा ढीलापन दिखा। और ये ढीलापन अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा दिखा, रूरल सेंटर्स में फिर भी हमने देखा थोड़ी सी डिमांड अच्छी रही, बट अर्बन सेंटर्स वर डेफिनेटली डाउन। सो कुल मिला के ओवरऑल जो कंज्यूमर सेंटिमेंट से डिमांड कंडीशंस थी डेफिनेटली क्वाइट वीक रही। सर ये मैं इनफैक्ट आप बीते 5 वर्षों से आपसे बातचीत करता हुआ आया हूँ। इवन मैंने एग्जैक्टली मई 2020 में भी आपसे कोविड के दौरान बात की थी। इतना नेगेटिव सेंटिमेंट एनवायरनमेंट इससे पहले आपने नियरेस्ट मेमोरी में आपकी जो है वो कभी देखा था क्या सर? तो ओवरऑल अगर हम देखें डेफिनेटली जिस तरह की डिमांड कंडीशंस हम मार्केट में देख रहे हैं कि हमने इस तरह का म्यूटेड सेंटिमेंट पहले कभी नहीं देखा। एक आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारी कैटेगरी है ये एक ऐसा एक्सपेंस है कि जिसको डेफर हो सकता है, थोड़ा लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल स्पेंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल सी ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। बट अगर हम देखें अभी जो मॉनसून्स हैं वो अच्छे रहे हैं, उसकी वजह से हम समझ
समझते हैं कि रूरल डिमांड डेफिनेटली में कुछ तेजी आएगी उसमें। किंतु जो मेन चिंता है वो अर्बन सेंटर्स की है। अगर वहाँ डिमांड उभर के नहीं आएगी तो वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में Q3 और Q4 को थोड़ी इफेक्ट करेगी। हम समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल का मार्केट है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ी तेजी दिख रही है। अभी बिल्डर सेगमेंट ऊपर है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अभी ज्यादा दिखेगी। तो कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, कुछ फैक्टर्स ओवरऑल जो प्योर रिटेल डिमांड के हैं उसमें हमें अभी भी थोड़ी वीकनेस दिखती है। तो कुल मिला के हम कहेंगे थोड़ा सा हमारा अप्रोच टुवर्ड्स द कमिंग क्वार्टर्स इज कॉशियस एंड वी आर गोइंग टू लुक कि किस तरह से ये डिमांड कंडीशन स्टेबलाइज होती है, आगे चलती है। Since you are saying that you are cautious for coming quarters, सर क्या FY25 के लिए जो आपने आपके व्यूज़ थे, जो आउटलुक था, उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे कंसिडरिंग दिस सेकेंड क्वार्टर्स परफॉर्मेंस? तो अगर आप देखें H1 में वी आर एट अबाउट 3.5% हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है। और अगर हम H2 को देखें तो मैं समझता हूं कि कुल मिला के हम साल में जो हम टारगेट कर रहे हैं, हमारा ये है कि हम सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली इस पे हम अपना परफॉर्म करेंगे। और इसी चीज को हम आगे लेके चल रहे हैं कि वी शुड काइंड ऑफ डिलीवर सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द ईयर। अच्छा सर, एग्जैक्टली अब क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव है, मैं यहाँ पे आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न लूँगा, कुछ महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पे लांघते हुए आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या एड स्पेंड्स बढ़ेंगे, क्या एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स बढ़ेंगे, और क्या डिस्काउंट्स यहाँ से पॉसिबली जो हिस्टोरिकल लेवल्स पर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा देने पड़ेंगे? तो हमने काफ़ी चीज़ें आज मार्केट में रखी हैं। ओवरऑल अगर देखें काफ़ी हमने अगर मार्केट में कुछ एक्साइटमेंट लाने के लिए नए प्रोडक्ट्स, कुछ वेरिएंट्स ऐसे लाए हैं मार्केट में ताकि एक्साइटमेंट आए। हमने कुछ नए कम्युनिकेशंस लॉन्च करे हैं मार्केट में। जो हमारा कॉर्पोरेट ब्रांड है हर घर कुछ कहता है, उसका कम्युनिकेशन लॉन्च किया है। कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं, उनके कम्युनिकेशन मार्केट में आ रहे हैं ताकि एक्साइटमेंट रहे। ओवरऑल जो हमारी पैकेजिंग है उसको हमने पूरा रिवैम्प किया है, एक नए रूप में उसको हम पेश कर रहे हैं। और इसके अलावा कई नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं ताकि हम जो सेकेंडरी डिमांड है उसको हम तेजी से ला सकें। डीलर के मार्जिन्स के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया है। तो काफी सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। हम समझते हैं कि प्राइसिंग से ज्यादा ये सारे इनिशिएटिव्स काफी अच्छे रहेंगे मार्केट के लिए। तो हम कुछ एक्साइटमेंट कंज्यूमर के लिए रख सकें, कुछ डीलर के लिए रख सकें, कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर्स पेंटर्स हैं उसमें हम अच्छा प्रोत्साहन दे सकें। तो ये सब चीजें हम लेके आ रहे हैं। हम समझते हैं कि इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा और आने वाले टाइम में Q3 Q4 में हम इस चीजों का इम्पैक्ट देख के आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, आपने Q2 में अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस हाइक किया था 1.2% के आसपास लिया था ना। क्रूड इज डाउन अप्रॉक्सीमेटली 70-72 की ट्रेजेक्टरी में काफ़ी समय से टाइम स्पेंड कर रहा है। कंसिडरिंग द ऑल कॉस्ट प्रेशर्स और सब कुछ सारे वेरिएबल्स कॉस्ट कंपोनेंट्स को लेते हुए, क्या यहाँ से आप लोग कुछ प्राइस कट्स लेंगे? क्या उससे थोड़ा सा वॉल्यूम्स को एक पुश देने की कोशिश करेंगे आप? सो ओवरऑल जैसे हमने प्राइस इंक्रीज लिया उसका पूरा जो इफेक्ट आएगा वो Q3 में आएगा। और अगर हमने प्राइसिंग में कुछ हम अंतर भी करते हैं तो उसका इफेक्ट ओनली Q4 तक ही जाएगा। ओवरऑल इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज रहता है रॉ मटेरियल में और फिनिश गुड्स में। किंतु हमारा एक ये मांगना है कि वाइल देयर इज थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग हम देख रहे हैं, बट जिस तरह से क्रूड की वोलेटिलिटी चल रही है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल कंडीशंस चल रहे हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं और अगर कुछ प्राइसिंग पे एक्शन लेना है फिर वो हम Q4 में देखेंगे कि कुछ प्राइसिंग पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं। सर, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा, पॉसिबली क्रिटिकल है ये। क्या आप अपने मार्जिन्स की गाइडेंस जो है उसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे इस वक्त? सो ओवरऑल हमने जो मार्जिन कंडीशंस हमारी गाइडेंस है ऑलवेज 18-20% के रही है। और अगर हम H1 का परफॉर्मेंस देखें, हम वी आर एट अबाउट 18.5% इन टर्म्स ऑफ हमारा जो PBDIT मार्जिन्स है। तो अभी हम उसको मेंटेन कर रहे हैं कि फॉर द ईयर हम उस बैंड में ही रहने चाहिए 18-20% के, और लगभग थोड़ा लोअर साइड ऑफ द बैंड में आज हम अपना जो ओवरऑल गाइडेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं।
ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नंबर्स पे और इस क्वार्टर में परिस्थितियाँ कैसी थी, मार्जिन्स को लेकर, कॉस्ट प्रेशर्स को लेकर, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को लेकर, सब पे अपने बातचीत की खुल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक कमिंग क्वार्टर। ये थे एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए इस क्वार्टर को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, और थोड़ा सा अगर आप देखें हमने आने वाले पॉसिबली क्वार्टर की पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करी। निफ्टी करीब 24,135 पे। देखिए, व्यू में मेरे कोई बदलाव नहीं है, इंडस्ट्रीज पे वही व्यू है। A range persists between 24,100, 24,060 between base 1 and RS1, and same case with Nifty Bank. Nifty Bank में बस इतनी तब्दीली है कि Nifty Bank का बेस परसिस्ट कर रहा था 51,300 पे। आप उसको 51,300 500 लेके चलिएगा। क्यों? क्योंकि कल 51,500 पे पुट राइटिंग थी, बट एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ 52,200, 52,300 रहेगा। असित हमारे साथ हैं। असित, गुड आफ्टरनून। असित, हम एक अर्निंग्स के बीचों बीच थे तो वो डिस्कशन कर रहे थे एशियन पेंट्स पे। असित, यहाँ पे संक्षेप में इंडस्ट्रीज पे आपका आउटलुक निफ्टी बैंक पे। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में आज रह रहे हैं। निफ्टी मुझे थोड़ा लग रहा है कि इस रेंज में रहेगा। आप जिस रेंज में के बारे में बात कर रहे थे, मैं भी इसमें सहमत हूँ। 23,950 एंड 24,250 के बीच में अगर देखेंगे, मुझे लगता है कि इसी रेंज के अंदर निफ्टी रहने का काफी चांसेस है। 24,200 में जो पीसीआर 0.6 है, दैट हैज गॉट मैक्सिमम सी रेटिंग ऑफ ना 32 लाख। मुझे लगता है कि 24,200 250 रेंज क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। P minus E changes minus 84 lakh, which is texture is sell on rise. But बैंक निफ्टी में मुझे लगता है टेक्सचर शायद थोड़ा लेस बेयरिश है, थैंक्स टू आईसीआईसी बैंक का मूवमेंट जिस तरीके से रह रहा है। सो आई थिंक साइडवेज मोमेंटम है, बट मार्केट इज डेफिनेटली सेल ऑन राइज टिल द टाइम 24,500 इज नॉट टेकिंग आउट। ओके, निफ्टी बैंक पे असित की अप्रोच थी। अभी काम करते, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ स्टॉक फ्यूचर से बातचीत करेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक लेकर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस में। मार्केट से डे लो निफ्टी बैंक करीब 71,756, करीब 100 के ऊपर, बट निफ्टी मोर और लेस डे लो पे ट्रेड कर दो। असित, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या है आज, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, पहले कोफोर्स को हम देखेंगे। कोफोर्स को लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 8100 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 8300। प्राइस इज हाई ऑफ द ईयर, एंड जो ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं लॉन्ग साइड में, दैट इज हाई ऑफ द वीक। पीसीआर का डेटा काफी पॉजिटिव बन के आ रहा है। मुझे लगता है कि कोफोर्स निफ्टी जब 26,000 के लेवल पे था या 25,800 के लेवल के था, कोफोर्स उस लेवल के ऊपर भी जा चुका है। मुझे लगता है रिलेटिव स्ट्रेंथ कोफोर्स में काफी अच्छा है। थोड़ा बहुत डीप इधर उधर आ सकता है, बट कोफोर्स इज अ स्टॉक दैट वी शुड हैव इट, एंड कोफोर्स में लॉन्ग जाना चाहिए। कोफोर्ज 8148 पे डे हाई पर, और कोफोर्ज आज मेरी टीम में था भी, ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रही है। असित, आपका दूसरा ट्रेड? वीरेन जी, आईटी सेक्टर से एलटीटीएस आई थिंक इसको लॉन्ग कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 50 to 90 फॉर ए टारगेट ऑफ 5500। प्राइस हैज गॉन अबाउट 20 and 50 EMA, एंड अगेन सेम टेक्सचर एज कोफोर्स। पीसीआर का डेटा काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि एलटीटीएस कैन आल्सो हैव ए डिसेंट काइंड ऑफ नो रैली अपसाइड। एलटीटीएस करीब 5361 पे। असित की मोर और लेस जो फोकस है वो इस वक्त आईटी की ट्रेड्स पर है, और एलटीटीएस सेकंड ट्रेड फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 5500। असित, तीसरा ट्रेड आपका? वीरेन जी, थोड़ा काउंटर नीचे आ चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटानिया, बट फिर भी मुझे लगता है कि इसमें जो शॉर्ट जा सकते हो तो स्टॉप लॉस अराउंड 50 to 20 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 50-50। पहला टारगेट मे बी 5,000 के लेवल भी हमें देख सकते हैं। प्राइस हैज गॉन बिलो काइंड ऑफ 200 EMA, आरएसआई बिलो 30। ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड में ट्रैवल कर रहा है, एंड वॉल्यूम काफी देखने को मिल रहा है विद ओआई ऑफ अराउंड 13%, व्हिच इज हाई ऑफ द ईयर। आई थिंक ब्रिटानिया में थोड़ा डाउन साइड में और मोमेंटम हमें देख सकते हैं, तो ब्रिटानिया शॉर्ट स्टॉप लॉस ऑफ 50 to 20। ओके, चलिए 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। पहला ट्रेड था कोफोर्ज मिड कैप आईटी में जो ऑल टाइम हाई पे है, देन एलटीटीएस, और इवन ब्रिटानिया को असित इन लेवल्स पे भी एट 5168। कल मेरी टीम में लॉन्ग साइड पे था, लेकिन कल इसने टारगेट्स को पूरा किया था, 5900 करीब चला गया था। उसके बाद ये सिंक हुआ और उसके बाद हालांकि नंबर्स भी आया, बट कल एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद अब कोलैप्स होता हुआ अब हो क्या रहा है। अगर मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करूँ, या फिर जिसे कहते हैं प्रीएम्प्ट नहीं, एग्जैक्टली प्रीएम्प्ट नहीं, मैं थोड़ा सा अगर एक वीकली चार्ट्स के पे बात करूँ ना इस वक्त, तो ये स्टॉक अब वीकली चार्ट्स पे वो कर रहा है जो कि इसने नहीं किया जून 2022 से। मींस
50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लगभग 100 रुपये माइनस ये बॉटम आउट हो जाता था, लेकिन इस बार ये डिफरेंशियल बड़ा क्रिएट हो गया है। नाउ 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट एट 5450, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये नीचे। अमूमन उससे पहले ये 100-125 रुपये बॉटम आउट हो जाता था। हिस्टोरिकली आपकी एवरेज के साथ कुछ कोरिलेशंस होती हैं, वो जब वायलेट होती हैं तो, और जब वो डिस्टर्ब होती हैं तो पेन ज़्यादा बढ़ता है। खैर, अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। निफ्टी ने एग्जैक्टली एक डे लो क्रिएट किया, करीब 54,100 का, सॉरी ये 24,100 का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद असित से लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होते हैं अभी। निफ्टी लेके आई है, निफ्टी और निफ्टी का बेस में लेके आइएगा जो सुबह डिस्कस किया था आज। याद रखिएगा, अगर हमें लॉन्ग ट्रेड पिक करना था, जो रेंज हमने सुबह डिस्कस की थी कि सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स, ये बाय ऑन डिप्स के लिए वही पॉइंट्स हैं जो सुबह डिस्कस किए गए थे। 24,100 कंसिडरिंग द फैक्ट कल वहाँ पे पुट राइटिंग हुई थी 24,100 पे या 24,061, यही वो पॉइंट्स है जहाँ पे आपको लॉन्ग की पॉसिबिलिटी को तलाशना था। अब वो पॉइंट आया है, प्रिसाइसली मैंने बात कही थी, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट 24,100 एंड 24,061। अब असित के पास चलते हैं ऑप्शन ट्रेड के लिए। असित, क्या पिक कर रहे हैं आप आज ऑप्शंस में? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि स्टेट बैंक में हमें थोड़ा और डाउनटिक देखने को मिल सकता है। तो स्टेट बैंक का 830 का पुट विच इज अराउंड 10 रुपीज राइट नाउ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 7 रुपीज फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 16 to 18 रुपीज। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, पीसीआर लो ऑफ द डे है, पी माइनस ई इज अराउंड 8 एंड 830 का जो पुट है उसमें काफी अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक और थोड़ा स्लाइड कर सकता है, तो स्टेट बैंक का 830 का पुट ले सकते हैं अराउंड 10। SBI इज़ एट डे लो 830, और पॉइंट जानते हैं क्या है इस वक्त? पॉइंट ये है कि SBI जो अब अभी तक इसने आई थिंक इन मंथ ऑफ नवंबर, 4 नवंबर के बाद प्रिसाइसली 10 डे मार्क कभी नहीं तोड़ा है। नाउ पोस्ट नंबर्स इसका आई थिंक ये जो बिहेवियर है, कल नहीं टूटा था 10 डे मार्क, परसों नहीं टूटा था यानी शुक्रवार को, लेकिन आज ये उस ट्रेजेक्टरी के आसपास एट 837 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अलाइंड। नजर रखिएगा इस ट्रेड पर। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने। अगला अभी एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षद और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।